हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का बेसिक एम है कि उन एस्पिरेंट्स की मदद करना जो उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम्स में अपीयर होकर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये चैनल बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिश्रित करते हुए हम आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली एम्ड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 3 अप्रैल को उत्तराखंड अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूकेपीएससी ऑन 3 अप्रैल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली उस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है, हमें किन टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 3 अप्रैल को हमारा बेसिकली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें मिनिमम मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दैट विल बी ऑफ 150। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो यूनिट 1 है तो इसमें 150 क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें क्या क्या हमें एक्चुअल में कवर करना है। तो यूनिट 1 है जिसमें हमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट कवर करना है। देन यूनिट 2 में हमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस करना है। यूनिट 3 टॉक्स अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड देन वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक्स एज यूनिट 4। यूनिट 5 constitutes general science and technology, while unit 6 constitutes general knowledge based on current affairs। इसके अलावा जो पेपर नंबर 2 है जो कि शाम में होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं, जिसमें से 120 जो मार्क्स हैं वो अलॉटेड हैं फॉर एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बल्कि कि जो बाकी जो 30 मार्क्स हैं उसमें क्वेश्चंस आएंगे हमारे अंग्रेज़ी भाषा में बोधक जो हमारी अंग्रेज़ी भाषा की कौशलता है उस पर, और साथ ही हिंदी भाषा की कौशलता के बेसिस पे ये 20 क्वेश्चंस होंगे और ये होगा 30 मार्क्स का। तो अब लेट्स डू एन एनालिसिस, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू कवर। सो जैसा कि हम जानते हैं यूनिट 1 इन पेपर नंबर 1 दैट इज जनरल स्टडीज़, उसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें वी नीड टू स्टडी फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड उसमें बेसिकली वील हैव टू कवर the Harappan civilization, Vedic civilization, Sangam age, Mahajanpadas, and the rise of Magad, the religious movements, Jainism, Buddhism, Bhagavatism, Shaivism, Persian and Greek contacts, and other related aspects. Then second thing that we need to focus on is Mauryan Empire. इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उनके धम्मा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका आर्ट और कुशानाज और उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे जो भी उस पीरियड का था हमें उस पर फोकस करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड थिंग इज़ गुप्ता एम्पायर, उसकी फाउंडेशन कैसी थी, उसका कंसोलिडेशन किस तरीके की हुआ, उनके डिक्लाइन का क्या कारण था। फिर उसके बाद जो डिफरेंट रूलर्स थे गुप्ता एम्पायर के उनके बारे में स्टडी करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, लिटरेचर, आर्ट और अदर एस्पेक्ट्स। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जिसमें हमें हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, चोलास, पल्लवास, चंदेल्स, परामर्स, चौहान्स, इन सब के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट और अदर एस्पेक्ट्स की एक डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद हम आते हैं जब मिडिवल इंडिया का प्रारंभ होता है। यहाँ इससे पहले तक जो भी हमारा सिलेबस था वो एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड था। अब हम आते हैं मिडिवल हिस्ट्री से। मिडिवल हिस्ट्री से हमें फोकस करना है इस्लाम के एडवेंट पे, जिसमें हमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं मुग़ल एम्पायर में। तो इसमें हमें इनके रूलर्स, इनकी सोसाइटी, इनका जो उस तरीके में जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था और इनकी जो इकोनॉमी थी एंड इनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उस पर हमें प्राइम फोकस रखना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि जो टर्म्स थे मिडिवल इंडिया से, टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपियंस का जो भारत
आगमन हुआ था वहाँ से ये शुरू हो जाती है। इसमें हम डिफरेंट जो कंपनीज आई थी, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ब्रिटिश कंपनी, देन फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एक्सेट्रा, इनका आना, एंड देन जो इनके बीच में वॉर्स हुई थी उसके बारे में स्टडी। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उसमें हम लोग जो है, इससे पहले हम 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसको हमें एक फोकस रखते हुए, जो ट्राइबल और बाकी जो रिवोल्ट्स हुई थी उनका भी ध्यान रखते हुए आगे वील स्टडी अबाउट, we need to study about the formation of Indian National Congress, then First World War and Indian National Movement। इसके अलावा और जितने भी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो भी हमारे लिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं उनकी भी हमें इसमें डीप स्टडी चाहिए। एंड दिस ऑल गोज ऑन टिल द फाइनल अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड इवेंचुअली लीडिंग टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब हमें फोकस रखना है हिस्ट्री में। तो आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में जो सपोज 150 क्वेश्चंस हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस की रहती है। ये एक ट्रेंड देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट 1 इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा दिस वाज अबाउट इंडियाज़ हिस्ट्री। अब इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। इसमें वी हैव टू टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, एंशिएंट ट्राइब्स and the different dynasties, and also the British rule, and eventually the freedom struggle related to Uttarakhand also needs to be studied. Then we come to unit number 2. इसमें we have to focus on geography of the world as well as geography of India as well as geography of Uttarakhand. अब इसमें जो geography है ये comparatively थोड़ा history के comparison में थोड़ा ईजियर क्वेश्चंस इसके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें हमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ये रिपीटेडली देखे गए हैं। इसके अलावा डेमोग्राफी से भी क्वेश्चंस, जो कि ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट आता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में कवर्ड होते हैं, वहाँ से भी कई क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। एंड इसके अलावा जोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, उससे भी कई क्वेश्चंस आने की उम्मीद इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड्स आए हैं, और जो इससे पहले भी 2013 में जो हमारे त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, तो उससे ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है और इससे क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस हैं। इसके अलावा भी जैसे नेशनल पार्क्स हैं और जो हमारे डिफरेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना, जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, जो यहाँ की ग्लेशियर्स हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है इंडियन पॉलिटी। तो इसमें हमें, जैसा बाइबल कहा जाता है लक्ष्मीकांत को, तो उसको अगर हम कवर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड फ्रॉम देयर। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि इसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है, जो टॉपिक स्पेसिफिकली मैंशनड है हमारे सिलेबस में, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोएलिशन पॉलिटिक्स और वेलफेयर स्कीम्स। इसके अलावा गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, देन एलपीजी एंड आरबीआई, नाबार्ड, इडबी, मनरेगा एक्सेट्रा, ये जो सब इसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है, इनका हमें ज़्यादा ध्यान रखते हुए इन टॉपिक्स पे पूरा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड इन द सिलेबस। इसके अलावा ये तो था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन इंटरनेशनल, जिसमें हमें कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस है, ऐसे वर्ल्ड बैंक है, देन सार्क है, आसियान है, साफ्ता है, एंड इस तरीके की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी रिसेंटली पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहे हैं, उस पर ज़्यादा प्राइम फोकस करने की आवश्यकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से हमारा जो आज हम प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आज इस फॉर्म में है, जिस पर हम यूजुअली रेफ़र करते हैं जब भी किसी तरीके का कोई क्लैश होता है, तो इसको बनाने में जितना हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इसका है कि किस तरीके से वी टुक द हेल्प फ्रॉम अदर नेशंस, एंड उनके जो एक्चुअल में उनके कॉन्स्टिट्यूशन से जो बेस्ट पार्ट्स थे वो हमने लिए, एंड किस तरीके से इवेंचुअली हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, तो वो सब कुछ हमें कवर करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हमारा जो प्रियम्बल है और बेसिक फीचर्स जो हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एंड देन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे जुडिशरी है, देन वी हैव द पार्लियामेंट एंड वी ऑल्सो हैव द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखते हुए, और वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो ये क्वेश्चंस भी आए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस ईयर्स, जो कि हमारे न्यूज़ में रहे हैं, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा जो बाकी के फीचर्स हैं हमारे पॉलिटी के, ये सारा का सारा बेसिकली कवर्ड है लक्ष्मीकांत में।
तो उसको अगर हम प्रेफर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी इजीली आंसर्ड। इसके अलावा पंचायती राज हैज़ बीन गिवन एन एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे जो डिफरेंट कमिटीज़ थी हमारी, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, या कोई बेसिक से क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, किस एज में जाकर के आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, या किस एज में जाकर के आप यू हैव द राइट टू वोट, व्हाट इज़ अडल्ट फ्रेंचाइज एंड व्हाट इज़ अडल्ट सफरेज। इस तरीके के क्वेश्चंस, ये जो बेसिक आइडिया है, ये हमें होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जैसे गुड गवर्नेंस एंड राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ नोन एज RTI, राइट टू सर्विसेज, और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो इस पर भी फोकस करने की इसमें ज़रूरत है। एंड इश्यूज़ कंसर्निंग द राइट्स, जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में रहे हैं, जैसा आजकल करंट अफेयर्स में भी जो हमारा चल रहा है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम जो उत्तराखंड में है, जैसे हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कितनी सीट्स हैं उसमें, कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, एंड इसके अलावा ये कौन सी विधानसभा के अभी इलेक्शंस हमारे हैं, 14 फरवरी को हमारे इलेक्शंस है, ये तो कौन से इलेक्शंस ये हैं, किस नंबर के इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले हमारे कितने CMs रह चुके हैं, हमारा मेन हाई कोर्ट है, और इसके अलावा हमारा जो क्या हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, इन सब का आइडिया भी हमें होना चाहिए। यह है यूनिट 3। नाउ यूनिट 4 टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में वी हैव टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसके बाद कितने भी हमारे जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी रही, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा, देन फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हाईलाइटेड, देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एंड मनी मार्केट क्या होता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल पॉलिसी, देन ऑल्सो द डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GNP, NNP एंड GDP, एंड देन पॉपुलेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कि अर्बनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, पॉपुलेशन का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, जो सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है और जो सेंसस होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक मनी क्या होता है, देन आजकल क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की व्हाट इज़ बिटकॉइन और व्हाट इज़ इथीरियम, इस तरीके का क्वेश्चन कि इथीरियम, बिटकॉइन, ये सब कुछ क्या है, तो ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। देन व्हाट इज़ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन इंटरनेशनल एस्पेक्ट में, जैसा कि अभी रिसेंट टाइम्स में ट्रिम्स और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रही हैं, सार्क है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इस तरीके के, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करने की आवश्यकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उत्तराखंड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जो हमारा बजट है, जो अभी जो लेटेस्ट बजट है, उससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट हैज़ बीन द स्टेट्स GDP, व्हाट आर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, या फिर कितना हमने जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ किसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। देन यूनिट 5 इज़ फ्रॉम जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें करंट अफेयर्स आजकल ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो उसमें जो अभी हमारा रिसेंटली सोलर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ रही है इन पास्ट, एंड उसके अलावा जैसे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, एंड जो हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे रामसार साइट्स हैं, रामसार कन्वेंशन है, पेरिस समिट है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। देन IUCN WWF, तो रेड डेटा लिस्ट क्या होती है, एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, देन वेरियस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, इन सब की डेफिनेशंस एंड इनका बेसिक मीनिंग, इनका आइडिया होना। देन इन्वायरमेंट टर्म किसने दिया था, इकोलॉजी टर्म किसने इन्वेंट किया था, उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, एंड इसके अलावा फोकसिंग ऑन बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंट्री साइकिल एंड गैशियस साइकिल। तो इस तरीके की चीज़ें आने की पूरी संभावना है। दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एंड देन ग्लोबल वार्मिंग, pollution, and what is the air quality index, what are
particulate matter 2.5 and 10, and what causes acid rain, what causes eutrophication. These are the terms. ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है. इसके अलावा फिजिकल साइंस से जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, देन बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, साइबर लॉ क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस करने की ज़रूरत है. एंड देन जो हमारा लाइफ साइंस है हैं उसमें क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि विटामिन है, इनकी डेफिशिएंसीज क्या हैं. देन अभी रिसेंटली जो हमारा वायरस, देयर कैन बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल, बेसिकली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देन व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन आरएनए डीएनए. ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें फोकस करने की अभी रिसेंटली, क्योंकि ये सब न्यूज़ में रहा है, जैसे आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना लग रही है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, द लास्ट यूनिट इन दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंट्स, नेशंस, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट, फेमस बुक्स, राइटर्स, ऑथर्स, उसके अलावा जो हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, डांसेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, म्यूजिक, ड्राइंग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कन्वेंशन, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ये सब कुछ जो हमारे लिए पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बन जाता है. यानी कि 2020 ऑनवर्ड्स, जनवरी 2020 से लेकर के 2022 के मार्च तक जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है. तो इसके लिए अगर आपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आपने रोज़ पढ़ा है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपने ये नहीं किया है देन कोई भी मंथली मैगजीन या फिर ईयरली कंपाइलेशन ऑफ एनी मैगजीन कैन बी बेनिफिशियल. सो दिस कवर्स पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, दैट इज़ कवर्ड, और इसमें हमें इन एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है. सी, क्वालिफाइंग एनी एग्जामिनेशन बिकम्स टफ इफ़ यू डू नॉट नो कि सिलेबस क्या है. मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना तब डिफिकल्ट रहता है अगर आपको यही नहीं पता कि उसके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा. जब आपके सामने क्लियर आइडिया है, क्लियर पिक्चर कि अच्छा ये सिलेबस मेंशन्ड है, तो इसके बेसिस पर मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है और किस एस्पेक्ट पर मुझे फोकस करना है, तो वहाँ से धीरे धीरे रास्ता अपने आप बनता रहता है. और धीरे धीरे आपकी जो प्रोग्रेस है, और जैसे आप एक ब्रिक बाय ब्रिक ही एक मॉन्यूमेंट इवेंचुअली बनता है, यानी आप ईंट से ईंट जोड़ करके ही अपना महल बना सकते हैं. तो उसी तरीके से डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप चल के आप, ऑल्दो ये सिलेबस अभी ज़्यादा लग रहा है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज आर लेफ्ट, तो ये 50 दिन यदि आप अपना पूरा जी जान लगा करके और कोशिश करते हैं तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक सके. अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो कि हमारा है एप्टीट्यूड. तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पहले क्या होता था कि ये दोनों एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होते थे उनको कंबाइन करके फिर फाइनल मेरिट निकलती थी, और जिसके बेसिस पे फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होना या बाहर होना निश्चित होता था. लेकिन इस साल जो ये पेपर नंबर 2 है, इसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है. यानी आपको इसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और इसके मार्क्स जो हैं वो आपकी फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे. तो इसलिए ऑल्दो इसमें इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना है. बिकॉज इवन अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फिर भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है. इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है और कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं होने देनी है. यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, गिव इन योर बेस्ट. एंड कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आपको लगे कि अच्छा काश मैं ये कर लेता तो मेरा अभी हो जाता. कोई भी मलाल नहीं रहना चाहिए जीवन में. So there should be no regrets. Give in your best and leave everything else into the hands of the Lord. भगवान सब देख रहे हैं और आपने जितनी मेहनत करी है उसके बेसिस पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, गारंटीड है. बस आप मेहनत करिए और अपने रिजल्ट पर कि क्या होगा कैसे होगा इस पर सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर नंबर 2. तो इसमें देर आर बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स. 150 मार्क्स का ये है पेपर. इसमें 120 मार्क्स में हमारा बेसिकली एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी के हमारे 30 मार्क्स हैं वो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो जो 120 मार्क्स हैं उसमें हमारे एप्टीट्यूड यानी जो हमारा जैसे सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे. उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, जैसे कोई भी दिया हुआ है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो इनका एक लीगल लॉजिकल सीक्वेंस लगाइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की इसमें ट्रेंड देखा गया है. उसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी, असर्शनिंग, रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे पजल टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, सोशल इंटेलिजेंस. और उसके बाद
जो हमारे मैथ्स से रिलेटेड है, जैसे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, एंड इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जिसमें हमारे ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, तो इसके क्वेश्चंस यूजुअली इसमें देखे गए हैं। तो ये जो हमारा मैथ्स और ये रीजनिंग से पार्ट है वो 80 क्वेश्चंस इससे हमारे आएंगे। बाकी के 20 क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे वो आएंगे इंग्लिश, एंड इंग्लिश में भी बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड। और इसके अलावा 4 क्वेश्चंस और होंगे जिसमें हमारी वोकेबुलरी टेस्ट होगी, एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेजेस उनका मीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करना, या एक स्टेटमेंट दिया है उसको अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो क्या रहेगा, इस तरीके के, या फिर टेंस बदलने को भी इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इसके अलावा हिंदी से भी इसमें हमारे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो उसमें हमें भाषा ज्ञान, इसके लिए हमारे लिए भाषा ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। इसमें हमारा अपठित गद्यांश का शीर्षक, उसका उद्देश्य, लोकोक्ति एवं मुहावरों का अर्थ, अलंकार, शब्द, उसके विलोम, शब्द विलोम, उसके पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, समास, क्रिया रूप आदि से हमारे प्रश्न बनने की इसमें संभावना है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं उत्तराखंड की जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है हिंदी भी है और संस्कृत भी है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमें हिंदी नहीं आनी चाहिए, या हिंदी हमें नहीं है, हमारी वीक है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको जो आपकी भाषा पे पकड़ है वो दोनों में अच्छी होनी चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तब भी आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर इस स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो स्टेट लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, हमारी जो स्टेट में हमारी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा पूरे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, उसके लिए आपको इतनी नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। और हमारी मातृभाषा होने के नाते हमें इस पर गर्व महसूस होना चाहिए। बट जो बाकी स्टेट्स के हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए स्टिल इस पेपर में बाकी के 120 क्वेश्चंस हैं, तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पर भी अपना फोकस कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली आप धीरे धीरे इसको सीख ही जाएंगे, भले ही आप दूसरे स्टेट से भी क्यों ना हो। सो ये है हमारा बेसिकली एनालिसिस। और हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि देखिए मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में होती हैं और प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में आती ही हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस प्रॉब्लम से परेशान होकर के दूर भागने की कोशिश करते हैं, या रोते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर उसको एक चैलेंज की तरह लेकर के, एक हर्डल की तरह लेकर उसको पार पाने की कोशिश करते हैं। अभी भी 50 डेज़ हैं, बहुत समय है। यदि आप करना चाहें, एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहें, तो आपके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए पूरा का पूरा फोकस अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगाइए। अपना टाइम इस तरीके से विभाजित करिए कि सारी यूनिट्स आप थोड़ा थोड़ा टाइम हर यूनिट को दीजिए। 6 यूनिट्स आपकी पेपर 1 में है और पेपर 2 में भी आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और उसके अलावा भाषा यानी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसका द वे टू गो अबाउट कि अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो इसमें आपका प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो कि आने वाली वीडियोज़ में हम लेके आएंगे, एनालिसिस करते हुए ये देखिए कि किस पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे एक आइडिया लगता है और आपके माइंड में एक क्लैरिटी भी रहेगी कि अच्छा ठीक है मैंने ये पार्ट कवर किया। फॉर एग्जांपल आपने एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आप सॉल्व कर पाए हैं, क्या कर पा रहे हैं? यदि इसका आंसर हाँ है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। और अगर इसका आंसर नो है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट गया है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम आगे का एनालिसिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहे हैं और हमें किस बुक से क्या पढ़ने की ज़रूरत है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितने लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को फिल किया है। एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। देखिए एग्ज़ाम कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जाकर के एग्ज़ाम में आप बैठिए, कम से कम आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है या नहीं है। तो इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट। और सिर्फ 50 डेज़ बचे हैं, जी जान लगा दीजिए, अपना पूरा इसमें जितनी भी आपके अंदर जान है सब झोंक दीजिए। क्योंकि 50 दिन के बाद फिर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपको जो करना है आप जो भी करिए, लेकिन अभी थोड़ा सा अपना जो नींद है, अपना जो मस्ती है उसको दूर रखते हुए, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हुए पूरा का पूरा ध्यान लगाइए और
आशा करते हैं कि आप सबके सब इसमें अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ पास हों और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।